ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, बहुत ही कॉमन है। तकरीबन 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो सोचिए, हमारे देश में ही अराउंड 1 to 2 करोड़ पीपल हैं जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी है। तो जैसे मैंने कहा था पिछली बार कि ये जो पेशेंट्स हैं ये अक्सर हमारे पास लेट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बीमारी नहीं, उनकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा है, उनकी आदतें ऐसी है। लेकिन जब ये आदतें, जो उनकी रिपीटेटिव एक्शंस है, रिपीटेटिव थॉट्स है, ये जब उनका बहुत सारा समय खाने लग जाते हैं, उनके डे टू डे लाइफ पर असर करने लग जाते हैं, तो तब हमें उसे ट्रीटमेंट देना जरूरी हो जाता है। तो ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है तो वो 2 तरीके से होता है, तो मेडिकेशन एंड काउंसलिंग। तो मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है ओसीडी के ट्रीटमेंट में। तो जो मेडिसिन हैं वो अक्सर एसएसआरआईज ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, जैसे फ्लोक्सिटिन है, पैरोक्सिटिन है, फ्लोक्सिमिन है, सर्ट्रिलिन है, एसिटालोप्राम है। तो ये कॉमनली यूज मेडिसिन हैं जो टाइम टेस्टेड है, सेफ है, इफेक्टिव है। और ये जो ट्रीटमेंट है इसमें थोड़ा सा समय लगता है फर्क पड़ने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना जरूरी है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 वीक्स लगते हैं मेडिसिन का इफेक्ट दिखाई देने में, तो तब तक धीरज रखना भी जरूरी है। तो अक्सर मेडिसिन के बारे में लोगों के मन में डर होता है कि एक बार मेडिसिन चालू हो गया तो कहीं आदत तो नहीं लग जाएगी, कहीं साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे, या अगर चालू कर दिया मेडिसिन तो जिंदगी भर तो नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं, जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट लेने में कतराते हैं, डिले करते हैं, और उनकी बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है। ट्रीटमेंट में जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्विकर रिस्पांस मिलता है। जितना डिले आप करेंगे उतनी जो बीमारी है वो अपनी जड़ पकड़ लेती है और रिस्पांस मिलने में टाइम लगता है। तो मेडिसिन के बारे में ये जो आपके मन में सवाल है, शंकाएं हैं, तो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके साथ खुल के आप बात कीजिए, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट्स की जो शंका है, वो साइड इफेक्ट्स इतने कॉमन नहीं है जितने आप सोचते हो, और सारे साइड इफेक्ट सबको नहीं होते हैं। और जो भी साइड इफेक्ट्स अगर किसी को होते हैं तो वो भी रिवर्सिबल होते हैं। तो दवाई का डोज कम करने से या दवाई बदलने से वो साइड इफेक्ट्स निकल जाते हैं। और अभी तो इतने नए नए अच्छी दवाइयां आई हैं तो जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देती है, तो रिसर्च मॉलिक्यूल्स है जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, और इसीलिए उनमें जो एडिक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आदत लगने की जो डर है आपकी, तो वो मन से निकाल दीजिए। हाँ, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेना पड़ता है एक बार ठीक होने के बाद में भी, 1.5-2 साल के लिए, कुछ पेशेंट्स में थोड़े और लंबे समय के लिए भी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो वो पेशेंट के लिए जरूरी है, इसलिए लेना पड़ता है। उसको दवाइयों की आदत लग गई है इसलिए नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई जिंदगी भर भी लेनी पड़ती है, डायबिटीज की दवाई, हार्ट कंडीशंस की दवाई है। तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि उनको इन दवाइयों की आदत लग गई है इसलिए उनको लेना पड़ रहा है? नहीं, उनके लिए वो जरूरी है इसलिए वो लेना पड़ता है। तो ओसीडी के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो एंजाइटी है वो कम करने का काम मेडिसिन करते हैं। जो रेपिटेटिव थॉट्स है, इमेजेस है, रेपिटेटिव एक्शंस है, वो कम करने का काम मेडिसिन करते हैं। जब ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है तो पेशेंट का उसमें सहभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट के रिलेटिव्स का भी सहभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग प्रोसेस में। तो काउंसलिंग प्रोसेसेस कैसे करते हैं मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। तो ओसीडी के पेशेंट्स के लिए हम लोग रिलैक्सेशन ट्रेनिंग सिखाते हैं। तो उनको रिलैक्स होने की जो टेक्निक्स है, जैसे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी है, या योग निद्रा है, या विजुअलाइजेशन मेडिटेशंस है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को रिलैक्स होने की प्रैक्टिस होती है। तो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग उनके जो थॉट्स और फीलिंग्स है उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ओसीडी में अक्सर इलॉजिकल, इरैशनल, सुपरस्टिशियस थॉट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
कि अगर मैंने ये एक्टिविटी इस तरीके से नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस तरह का मैजिकल थिंकिंग होता है, सुपरस्टिशियस थिंकिंग होता है ओसीडी में। तो काउंसलिंग प्रोसेस में हम लोग इसको लॉजिकली डिबेट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देके, लॉजिक यूज करके उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आपका ये जो थॉट है उसका रियलिटी से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, कोई साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है। और धीरे धीरे दवाइयों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलते रहता है, तो एंजाइटी कम हो जाती है। तो जो काउंसलिंग प्रोसेस में हम लोग कहते हैं वो कंसिडर करने के स्टेज में आ जाते हैं लोग। विदाउट मेडिसिन जब हम काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। दिमाग को पता है कि ये सिली है, इलॉजिकल है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं वाला सिचुएशन रहता है, इसलिए जल्दी फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन और काउंसलिंग वर्क्स द बेस्ट। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को चलते चलते अगर कोई मंदिर दिखता है तो वो इस तरह से प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं। तो ओसीडी के पेशेंट में क्या होता है, उनको आगे चलते ही डाउट आता है कि क्या मैंने ठीक से प्रणाम किया। अगर मैंने ठीक से प्रणाम नहीं किया है तो कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मुझे पाप तो नहीं लगेगा। तो वो फिर वापस आते हैं, फिर एक बार प्रणाम करते हैं, फिर आगे जाते हैं। फिर डाउट आता है कि अरे मेरे लिए तो 3 नंबर लकी है, तो मुझे 3 बार प्रणाम करना चाहिए तो ही वो सफल होगा। फिर आते हैं वापस, 3 बार प्रणाम करते हैं। फिर उनके मन में डाउट आता है कि मैंने 3 बार किया या 4 बार किया। फिर वो सोचते हैं कि चलो 6 बार करते हैं तो और भी अच्छी तरीके से प्रार्थना हो जाएगी, तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो इस तरह से उनका समय उसमें अटकते जाता है, वो लोग परेशान होते रहते हैं और अपना जो काम है वो डिले होते रहता है। तो काउंसलिंग प्रोसेसेस में तो हम लोग लॉजिकली डिबेट करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आप जानते हैं कि उसको तो सब पता है, भगवान को तो ये भी पता है कि आपको ओसीडी है, तो क्यों नाराज होंगे अगर आपने इस तरीके से प्रणाम किया या उस तरीके से प्रणाम किया, है ना। और अगर वो नाराज होने वाले हैं तो उसे उन्हें भगवान कैसे कहेंगे? फिर नाराज तो आम इंसान कहते हैं, है? तो जो भगवान है वो तो सबकी तरफ उनका ध्यान है, वो सिर्फ आपके ऊपर ही तो फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से लॉजिकली हम लोग डिबेट करना शुरू करते हैं और पेशेंट्स को रियलाइज होने लगता है कि उनकी बहुत सारी जो फियर्स है, उनके जो डर है वो काल्पनिक है ना। तो फिर वो अपना डर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को हाथ धोने की आदत रहती है, तो उनको समाधान ही नहीं होता है कि मैंने ठीक से हाथ धोए हैं, तो वो बार बार हाथ धोते रहते हैं। तो फिर लॉजिकली उनके साथ जब डिस्कशन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप एक बार ठीक से हाथ धोते हैं तो भी उतना ही साफ होता है जितना आप 2 बार 3 बार 6 बार धोएंगे तो भी, कि एक लेवल के बाद साफ होने के बाद वो और साफ नहीं हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है। फिर हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो वो लोग तो ग्राउंड पर खेलते हैं, मट्टी में खेलते हैं, पसीना होता है, गिरते हैं, डाइव करते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, हाथ धोने के लिए भी वहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो उनको कहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी कहाँ तबीयत खराब हो जाती है। बच्चे भी जो है, तो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स देने के बाद में हम लोग उनको रियलाइज करने के लिए हेल्प करते हैं कि कंटेमिनेशन से इमीडिएटली कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये जो आपको जो घिन आ रही है कि हाथ खराब हो गए या कपड़े खराब हो गए हैं, ये जो घिन है ये ज्यादातर मानसिक है, काल्पनिक है। तो आप वैसा अर्थ निकाल रहे हो इसलिए आपको घिन लग रही है, पर एक्चुअली कुछ होने वाला नहीं है उससे। तो इस तरह से हम लोग लॉजिकली डिबेट करके काउंसलिंग करते हैं। तो जब ये पेशेंट्स जो ये दूसरा तरीका जो है सोचने का, ये कंसिडर करने लगते हैं तो उनको बेचैनी होने लगती है, और जो बेचैनी है वो उनको सहन नहीं होती है,
इसलिए उनको लगता है कि ठीक है ना, एक बार मैं हाथ धो के खत्म करता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं, मेरा समाधान हो जाएगा तो बेचैनी दूर हो जाएगी। तुम लोग उनको काउंसलिंग प्रोसेस में बताते हैं कि बेचैनी कितनी देर होने वाली है, थोड़ी देर होने वाली है। बाद में अगर शुरू में बेचैनी 100% है तो थोड़ी देर बाद वो 80% हो जाएगी, फिर 60% हो जाएगी, फिर 40% हो जाएगी। तो इस तरह से वो मैनेजेबल होते जाएगी, टॉलरेबल होते जाएगी। तो बेचैनी से डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना बेचैनी से डरोगे, उसको दूर करने के लिए शॉर्टकट निकालोगे, तो उतना आपकी बीमारी के सिम्टम्स वैसे ही रहने वाले। तो अगर आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो आपको छोटे छोटे टास्क बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 लक्षण हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए, एक कागज पर लिस्ट बनाइए, जो सबसे आसान है आपको मैनेज करने के लिए उसको नंबर 1 पे रखिए, फिर जो थोड़ा और डिफिकल्ट है उसको नंबर 2 पे, ऐसे इस तरह से जो नीचे नीचे और भी डिफिकल्ट टास्क बनते जाएंगे। तो पहले शुरुआत इजी टास्क से कीजिए, कि जो आपके वो थॉट्स है या जो एक्शंस है रिपीटेटिव, उनको ओवरकम करने के लिए आपको आसान है। तो जब वो आप करेंगे तो आपको, आपके लिए वो एक स्मॉल विक्ट्री रहेगी। उस स्मॉल विक्ट्री की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अगला जो डिफिकल्ट टास्क है उसको भी हैंडल करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, डर कम होते जाएगा और आपको आपके फियर के ऊपर मास्टरी आ जाएगी और आपके ओसीडी के जो लक्षण हैं वो कम होते जाएंगे। तो इसमें दवाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, वो बेचैनी कम करने के लिए मदद करते हैं। तो दवाइयां और काउंसलिंग जब हम साथ में करते हैं तब ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर एक बार अच्छा लगने के बाद में मेंटेनेंस थेरेपी लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो कुछ महीनों तक या 1 या 2 सालों तक मेंटेनेंस थेरेपी लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो कुछ पेशेंट्स में जब उनको ये मास्टरी आ जाती है थॉट्स और फीलिंग्स हैंडल करने की, तो दवाइयां कम करके हम बंद भी कर पाते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका एफर्ट, खुद का एफर्ट कम रहता है, तो हो सकता है उनको कभी रिलैप्स हो जाए, सिम्टम्स वापस आ जाए उनके, तो उनको फिर दवाई चालू करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए बीच में दवाई बंद नहीं करनी है। आप आधा अधूरा अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो तकलीफ वापस पलट के आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं और जो बीमारी है और जड़ पकड़ने लगती है। तो हमेशा आपके डॉक्टर की सलाह से काम करें और आपके फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कीजिए इस ट्रीटमेंट में। कि अक्सर फैमिली मेंबर्स को हम लोग को थेरेपिस्ट करके यूज करते हैं कि हम उनको भी टास्क देते हैं, सुपरवाइज करने के लिए बोलते हैं, टाइम नोट करने के लिए बोलते हैं कि ये टास्क करने के लिए कितना समय लग रहा है। तो सबका सहकार्य लेकर हम बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।